Hello everyone, welcome to Bond Breakers Entry Test Preparations। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक और इंतहाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। वो है हाउ टू अटेम्प्ट द एमडी कैट एग्ज़ाम। एमडी कैट के एग्ज़ाम के दिन जब आपके सामने पेपर आ जाए तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा दो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एक दूसरी स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। हम उन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें एग्ज़ाम के दिन कौन सी दो स्ट्रैटेजीज़ को लेके चलना है। स्ट्रैटेजी ए, तो स्ट्रैटेजी ए जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एमडी कैट का पेपर आ गया और मैंने पहले से ये डिसाइड किया हुआ है कि मैं जो सबसे पहले पोर्शन अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो बायो का करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो उस पेपर के वर्जन नंबर में बायोलॉजी का सेक्शन ढूंढूंगा और फिर बायोलॉजी के सब्जेक्ट से स्टार्ट करके उसके नंबर ऑफ एमसीक्यूज ख़त्म करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। अब इसमें लोग ये करते हैं कि अपना एक स्ट्रांग सब्जेक्ट उनका होता है। जैसे मैं पर्सनली बात करूं, मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट फिजिक्स था और मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट बायो था। तो मैं पहले, अगर मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाता तो मैं पहले फिजिक्स करता, फिर मैं केमिस्ट्री करता और फिर मैं बायोलॉजी करता। तो इस तरह से लोग स्ट्रांग सब्जेक्ट टू वीक सब्जेक्ट की तरफ भी अप्रोच करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में। अच्छा, अब इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे पास OMR आ गया है और मेरे पास OMR के साथ जो है ये एमडी कैट का पेपर आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर मैंने बायो का सेक्शन ढूंढ लिया कि यार ये मेरा बायो का एग्ज़ाम है, ये मेरा बायोलॉजी का पेपर है। मैं क्या करूँगा, मैं जो है अपना क्वेश्चन करूँगा, क्या वायरसेस कैन नॉट क्रिस्टलाइज एक्सक्रीट इनफेक्ट बैक्टीरिया म्यूटेट। 2 का मुझे आंसर बी लग रहा है, ठीक है। तो मैं उसी वक्त जाके क्या कर दूंगा, 2B में फिल कर दूंगा, ठीक है। फिर 3 का मुझे अगर ऑप्शन बी लग रहा है तो मैं फिर बी कर दूंगा। इस तरह साथ साथ जो है 4 का ए लग रहा है तो इसको फिल कर दूंगा, 5 4C 5A 6B। इस तरह साथ साथ क्वेश्चन करते साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो आंसर फिल कर दूंगा। जैसे ये 5th क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक लाइपेज का मुझे लग रहा है 8 होता है, अगर पीएच फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं 8 होता है कि नहीं, तो मैं इसको डी कर दूंगा। इस तरह 6 को ए, 7 को बी, इस तरह आगे चलते चलते पैरेलल में दोनों की फिलिंग करता जाऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है कि जिसमें आप पैरेलल फिलिंग करते हो। अच्छा, अब इसके कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, इसके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रांग पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, जब आप अपने परफॉर्मेंस के पीक पे हैं, तो आप अपना पहले स्ट्रांग सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप उसको स्ट्रांग इसलिए मान रहे होते हैं क्योंकि आपकी उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर एग्जांपल तेज़ होती है, या आप उसमें जो है आपकी अप्रोच अच्छी होती है, या आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की होती है, तो वो क्वेश्चंस आपसे जल्दी जल्दी निकलते जाते हैं, तो आप इतने जल्दी ड्रेन नहीं होते, ठीक है। इस वजह से ये स्ट्रैटेजी जो है ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरी चीज़, पैरेलल फिलिंग आप करते जाते हो तो आपके पास आखिर में वो मसला नहीं होता कि टाइम कम रह गया और आपने सारी की सारी फिलिंग करनी है। ये दो अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। इसमें पहला वीक पॉइंट ये है कि आपने जो है वो साथ साथ फिलिंग कर ली है, और अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर लिया किसी कैलकुलेशन में, या कोई सिली मिस्टेक कर दी आपने ऑप्शंस चूज़ करने में, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास ये मसला हो जाएगा कि आप उस आंसर को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। ये वो स्ट्रैटेजी है जो कि हमें अकेडमीज़ में सिखाई जाती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है ईजी मीडियम डिफ़िकल्ट स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब ईजी मीडियम डिफ़िकल्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आपके पास पेपर आ गया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेपर आ चुका है, ठीक है। अब इस पेपर में क्या किया मैंने, सबसे पहले अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अब ये पेपर मेरे पास अगर आ गया और मैं क्या करता हूं कि ये एक शीट आ गई मेरे पास।
अब मैं बायो के सेक्शन से ही, अगर पहला सेक्शन ही मेरे पास बायो का आ गया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे जो क्वेश्चन आता जा रहा है ना, वो मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 2 का पता है यार, बी है, इसका सी है, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, इसका 8 है, अच्छा इसका सुक्रोज है, इसका सी है, इस तरह इसका सेंट्रोमियर है। तो इस तरह मैं सारे करता जाता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस मुझे बीच में नहीं आ रहे होते, फॉर एग्जांपल मुझे 1 नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, 14 नहीं आ रहा, 15 नहीं आ रहा, या इस तरह मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो जो जो मुझे आते जाते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इस OMR में उनमें छोटा छोटा डॉट लगाता जाता हूँ। इंस्टेड ऑफ फिलिंग मैं क्या करता हूँ, मैं उनके आंसर्स में डॉट लगाता जाता हूँ, या मैं उनको पेंसिल से मार्क करता जाता हूँ। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 का इस तरह 2 में डॉट, सी में डॉट, 4 में डॉट, 5 में डॉट, 6 नहीं आता उसके पीछे स्टार लगा दिया, 7 भी इस तरह डॉट्स लगाता जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है। और आखिर में मैं इन सबको फिल कर दूंगा। अब इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि आप पहले इजी क्वेश्चंस कर, जितने आपके फर्स्ट गो में हो रहे हैं, जिनमें कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं है, जो आपको आते हैं, आपने पहले से कहीं देखा है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो उसको आप फर्स्ट गो में इजी क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, दूसरी गो में आप क्या करते हो, जो थोड़े आपको आइडिया होता है, कुछ आपको मतलब बैक ऑफ द माइंड को इन्फॉर्मेशन होती है, आप मीडियम क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, फिर उनको मार्क करते जाते हो, और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हो और उनको करते जाते हो। तो आप कोशिश ये करते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपका 3 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटा 30 मिनट में या 1 घंटा 50 मिनट में आप एक गो में ये सारे इजी मीडियम डिफिकल्ट चैप्टर क्वेश्चंस कर चुके हो। ठीक है, तो हमारा 200 में से होता था, तो कम से कम आपके 180 क्वेश्चंस जो हैं वो एक इजी मीडियम डिफिकल्ट वाला चक्कर करते हुए हो जाते थे। उसके बाद आपके 20 क्वेश्चंस रह जाते थे, तो आप क्या करते थे कि आप उन पे टोटल फोकस करके उन क्वेश्चंस को अपना सारा दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है, नंबर 1 क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को रिकैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस को बार बार देख सकते हो, और आपके दिमाग में कोई अगर नई कॉन्सेप्ट आ जाता है, नई बात आ जाती है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नंबर 2 इसका ये फ़ायदा होता है कि जो डिफ़िकल्ट तरीन सवाल होते हैं ना, वो आपके पास आखिर के लिए रह जाते हैं। तो आप अपनी सारी की सारी सलाहियतों को, सारी की सारी एट्रीब्यूट्स को, या जितनी भी आपके पास रेजिडुअल नॉलेज है, आप उनको सॉल्व करने में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसमें से मेरे 180 में से अगर 170 ठीक हो रहे थे, और उन 20 में से मेरे 10 भी ठीक हो जाते थे, तो मेरे 200 में से अगर 180 मार्क्स आ भी जाते थे MD-CAT में या किसी टेस्ट में, तो ये बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता था उस टाइम पे KPK के लिहाज से। अच्छा, अगर फर्स्ट गो में मेरे 190 हो गए, उसमें से 180 ठीक हो गए, और 20 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आते थे, उसमें से फॉर एग्जांपल 10 तुक्के भी लग गए, तो मेरा स्कोर 190 की तरफ पहुंच जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती थी जो कि हम यूज़ करते थे। अच्छा, जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता था, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और EMD स्ट्रैटेजी को मिक्स करके यूज़ करता था। कैसे कि मेरे पास अगर बायोलॉजी का पोर्शन है, तो मैं बायो का पहले इजी क्वेश्चंस करूँगा, फिर मीडियम करूँगा, फिर डिफ़िकल्ट करूँगा, और जो नहीं आते होंगे छोड़ दूँगा। फिर फिज़िक्स का, मैं तो फिज़िक्स से स्टार्ट करता था, फिज़िक्स का करके, बायो का करके, केमिस्ट्री का करके, और फिर आखिर में जो क्वेश्चन रह जाते थे उनमें फिर अपना सारा दिमाग लगाता था, और आखिर में इस पूरी शीट को फिल कर देता था। लास्ट के 40 मिनट में हमारा 3.5 घंटे का पेपर होता था, तो 3.5 घंटे बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये वो स्ट्रैटेजी थी जो कि आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के दिन, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको, और उसके साथ साथ MD-CAT पे अच्छा स्कोर कर सको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।